हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजीत कुमार शाही। आज आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल प्री का पेपर जो इस साल हुआ था उसमें लगभग 1000 सवाल पूछे गए थे। उस 1000 सवाल में से कुछ बेहतरीन सवाल सेलेक्ट करके लाए हैं। ये वो सवाल है जो एग्ज़ाम में बच्चों को काफ़ी इरिटेट करते हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है, जिसके कारण पेपर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो यही सवाल आज हम लोग देखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें पहला सवाल है कि जब a b+18 के अनुक्रमानुपाती है और b की वैल्यू 36 दिए हुआ है और a 108 है, तो फिर पूछ रहा है कि a का मान बताना है जब b की वैल्यू 68 हो, 68 दिया गया है। अब एग्ज़ाम में ये इतने सारे डाटा, इतने सारे वैल्यू देखकर ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और बच्चा इरिटेट हो जाता है। इस सवाल में कुछ खास नहीं है, बस इसको अच्छे से करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस सवाल में जो एक वर्ड है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है अनुक्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या, और जब इस अनुक्रमानुपाती का साइन जब हटता है तो उसके बदले क्या आता है, मेन यही चीज़ है। ये जो समझ गया ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत आसान है। a b+18 के अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब है कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती है किसके, b+18 के। इस इक्वेशन में जब ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो इसके बदले इक्वल और एक कांस्टेंट आता है। इस सवाल में बस यही एक ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ से हम ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा a = इसके बदले एक कांस्टेंट और b प्लस क्या हो जाएगा 18। अब यहाँ पे दिए हुआ है कि a की वैल्यू 108 है और b की वैल्यू कितनी है 36। तो a की वैल्यू यहाँ रखेंगे 108 = k और b की वैल्यू दिए हुआ है 36। तो 36 और 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 54। तो यहाँ से k की वैल्यू अगर निकाले तो 54 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। अब कुछ नहीं करना है, a का मान पूछ रहा है इसमें कि a की वैल्यू बताना है जब b दिया हुआ है 68। तो ये जो इक्वेशन है इसमें a की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, और k का वैल्यू हमको पता है और b का वैल्यू भी इसमें दिया हुआ है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, a = k की वैल्यू निकल गया है 2 और b का वैल्यू दिया हुआ है इसमें कितना 68 और 68 + 18। इस इक्वेशन में ऑलरेडी ये 18 है। अब इस क्वेश्चन में हम 2 से 3 सेकंड बचा सकते हैं, जो आगे चलकर कोई क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है उसमें ये टाइम हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से करेंगे। कुछ हो सकते हैं कि ये 68 में इसको 18 को ऐड करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। सबसे पहले जब एसएससी ने हमको 4 ऑप्शन दिया है तो एक नज़र ऑप्शन पे होना चाहिए। इस ऑप्शन का यूज करके हमको टाइम बचाना है और सॉल्यूशन जल्दी से इसका आंसर हमको लाना है। तो क्या हम एक नज़र ऑप्शन पे देख सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते टाइम एक ध्यान में रखना है कि उसका यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो चारों का जो यूनिट डिजिट है अर्थात इकाई स्थान है वो डिफरेंट है। तो इसका यूज करके हम लोग बिना इसको ऐड किए ही आंसर पता लगा सकते हैं। यहाँ कैसे करें, तो यहाँ 8 और 8 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 16। 16 का यूनिट डिजिट 6। अब 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। 12 का यूनिट डिजिट क्या होगा 2। अब एक ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 172, जिसका यूनिट डिजिट 2 है। तो यही ऑप्शन है। अब हमको इसको जोड़कर 2 से गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसको जोड़ेंगे फिर 2 से गुना करेंगे तो इसमें 4 से 5 सेकंड हमारे ख़राब होंगे, जो इस क्वेश्चन में नहीं करना है। तो इसका आंसर 172 होगा। अगर आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, अगर आपको भरोसा यूनिट डिजिट से ना हो तो आप कर सकते हैं, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 8 16 और 7 1 8, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86 में 2 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 172। तो एसएससी का कोई भी या किसी अदर एग्ज़ाम का कोई भी अगर आप सवाल करते हैं तो सबसे पहले जब आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है तो उसका यूज करना है और उससे टाइम बचाना है। ये यहाँ पे 3-4 सेकंड बचाकर कुछ खास आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं करें, तो ये आपकी भूल है। अगर आप पाँच सवाल में भी अगर 4-4 सेकंड बचाते हैं तो वो 20 सेकंड आपके पूरे पेपर को चेंज कर सकता है। ये हैबिट अपने अंदर डालनी है।
ये सवाल में अगर आपके 4 सेकंड बचे हैं, हो सकता है कि ये आदत अगर यूनिट डिजिट की है या कुछ और अप्रोच जो आप लगा सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं और उससे अलग सोच सकते हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम में और बच्चों से आपको ऊपर लेकर जाएगा, आपका रैंक इम्प्रूव करेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि n+18 जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटा कार्य कर रहा है, 20 दिन में वो कितना 48% काम को पूरा कर सकता है। ये उसके एफिशिएंसी को दर्शाता है। अब फिर कह रहा है कि n+12 व्यक्ति जो बाकी बचा हुआ काम है उसको कितने दिन में 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और जो प्रत्येक है उसमें से कितना 6.5 घंटे कार्य करता है, तो n की वैल्यू पूछा है इसमें। अब एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये n+18 n+12 पॉइंट में यहाँ 7.5 6.5 48% ये सब देखकर बहुत इरिटेट हो जाएंगे, क्वेश्चन को छोड़ देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, इसको कैसे करना है वो देखते हैं, इसका बेहतरीन तरीका। n+18 व्यक्ति है इसमें, n+18 कितना घंटा कार्य कर रहा है, 7.5 घंटा, 7.5 कितना दिन काम कर रहा है, तो 20 दिन। ये इक्वल टू कितना परसेंट काम के बराबर है, ये 48% काम ये कर रहा है। अब कह रहा है कि फिर n+12 व्यक्ति कितना दिन काम कर रहा है, बाकी काम को 30 दिन में पूरा करता है जब वो 6.5 घंटा काम करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि n+12 व्यक्ति कितना दिन काम कर रहा है, 30 दिन, और कितना घंटा पर डे, 6.5 घंटा काम कर रहा है। तो अगर पहले वाला 48 घंटा यहाँ काम कर लिया, 48% काम कर लिया है, तो टोटल काम 100% होगा, तो बचा कितना 52%, यानी कि ये जो करेगा वो कितना काम करेगा, 52%। इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए हम इस दोनों का क्या कर सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं, जो बहुत आसान पड़ेगा। अब ये सवाल कितना आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको कट करते हैं, यहाँ इसको 4 से करेंगे तो 4 से 12 चौका 48, यहाँ हो जाएगा 13। यहाँ पॉइंट से ये पॉइंट 6.5 ये कट जाएगा, डायरेक्ट यहाँ 13 से 13 पचे 65 5, फिर यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 3 पचे कितना है 15, तो इस 15 से 75 कितना टाइम 5 टाइम्स कट जाएगा, और ये 2 से ये 12 कितना बार में 6 बार में कट जाएगा। अब ये सवाल इतना ही रह गया कि n+18 × 5 बटा n+12 = 6। अब ये सवाल रह गया n+18 × 5 बटा n+12 बराबर 6। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये 6 से n गुना करेंगे तो 6n = 6n प्लस 12 छक 72 बराबर कितना हो जाएगा, 5 से n में गुना करेंगे तो 5n और 18 पंचे 90। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 6n से 5n माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n = 90 में से 72 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 18। अगर इस सवाल को रेशियो लेकर नहीं किया जाता तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। इसमें रेशियो लेने से न हमें ज़्यादा गुना करना पड़ा, न परसेंटेज दशमलव, ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमको इरिटेट कर सके इस सवाल में। इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाए हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। तौलने की मशीन में खराबी होने के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य 1 रुपये है और मशीन को जब बदल दिया जाता है तो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाता है। तो समान लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले ये 15% का प्रॉफिट कमाता था। कितना का 15% का। कब ये 15% का प्रॉफिट कब कमा रहा है कि जब चावल का ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों कह रहा है कि समान है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए कि आप कोई सामान जितना में खरीद के लाए उतना ही में बेच दिए, तो फिर 15% का प्रॉफिट इसको हो कैसे रहा है, ये संभव ही नहीं है। तो ये 15% का प्रॉफिट ये कहाँ से गेन कर रहा है, वो ये मशीन में क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ इसका गड़बड़ है। ये मशीन में खराबी के कारण है। पैसा आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है लेकिन सामान आपको कम दे रहा है, लेकिन आपको कह रहा है कि जितना मैं खरीद के लाए उतना ही में बेच दिए। जैसे मान लीजिए कि ये 115 रुपये का सामान क्या करता है, खरीदता है कुछ। दुकानदार 115 रुपये में कोई सामान खरीद कर लाया,
आपको वो कह रहा है कि हम 115 में ख़रीद कर लाए हैं और 115 में ही बेच रहे हैं, कोई प्रॉफिट हम आपसे नहीं ले रहे हैं, तो इसको कुछ प्रॉफिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि जितना में ये ख़रीद कर ला रहा है उतना ही में बेच रहा है। लेकिन ये आपसे झूठ बोल रहा है। ये कर क्या रहा है, 115 का जो सामान था इसका, एक्चुअली ये आपसे 115 रुपया लिया, सीपी ये जितना में ख़रीद कर लाया उतना ही में आपको ये बोल रहा है कि हम दे रहे हैं, लेकिन किया क्या कि ये 100 रुपये का ही सामान आपको दिया। कितना का सामान दिया आपको? ये आपको मात्र 100 रुपये का ही सामान दिया। तो अगर आपको सामान 100 का दिया और पैसा लिया आपसे 115 का, तो उसको प्रॉफिट कितना का हुआ? 15% का हुआ ना। जैसे उसका जो सीपी है, उसका जो खर्च दुकानदार अपना जो पूंजी लगा रहा है वो 100 रुपये का लगा रहा है, लेकिन आपसे पैसा कितना का लिया? 115 का। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसका? 15%। लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि 115 का सामान हम खरीद कर आपको 115 में ही बेच रहे हैं, लेकिन आपको वजन कम करके 15% अपना प्रॉफिट कमा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये क्या कर रहा है। यदि 1000 ग्राम चावल का जो क्रयमूल है वो 100 रुपया दिया हुआ है, 1000 ग्राम जो चावल है उसका क्रयमूल कितना दिया हुआ है? 100 रुपया, और मशीन को बदल दिया जाता है। अब हो सकता है कि किसी कारण से पता चल गया है या जो भी रीज़न हो, वो मशीन को क्या करता है, वो बदल देता है। अब वो जो मशीन है वो 950 ग्राम के बजाय कितना दिखाता है? 1000 ग्राम दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सामान वो दुकानदार अभी भी आपको 950 ग्राम ही देगा, लेकिन पैसा वो आपसे 1000 ग्राम का लेगा, क्योंकि वो तौलेगा आपको 1000 ग्राम, जो शो होगा वहाँ 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल वेट उसका कितना होगा? 950 ग्राम। तो यहाँ ये कितना 50 ग्राम का प्रॉफिट आपसे ले रहा है। लेकिन सवाल में वो नहीं कह रहा है कि अब प्रॉफिट कितना है, सवाल में ये कह रहा है कि समान लाभ उसको समान लाभ प्रतिशत है वो कमाना है। समान लाभ प्रतिशत का मतलब ये हुआ कि पहले कितना परसेंट? 15% का लाभ कमा रहा था वो पहले, जो जिस समय वो जितना उसका सीपी और एसपी था उस पर कह रहा है कि 15% का वो पहले लाभ कमाता था, अभी भी उसको 15% का ही लाभ कमाना है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसमें कुछ नहीं करना है। जब प्रतिशत हमको निकालना है कि कितना परसेंट का लाभ उसको चाहिए, तो 15% का लाभ चाहिए। तो लाभ हम कैसे निकालेंगे? सीपी पे निकालेंगे। तो सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले हम सीपी निकाल लेते हैं। अगर हम सीपी निकाल लिए तो फिर हम 15% आराम से उसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सीपी कैसे निकलेगा? तो यहाँ 1000 जो ग्राम चावल है उसका क्रय मूल्य कितना दिए हुआ है? 1000 ग्राम जो चावल है उसका क्रय मूल्य 100 रुपया दिया हुआ है। अब कह क्या रहा है इसमें कि जब वो सामान बेच रहा है तो एक्चुअली उसका जो वेट है वो कितना 950 ग्राम ही सामान दे रहा है अपने कस्टमर को, लेकिन पैसा 1000 ग्राम का ले रहा है। तो उसको पैसा कितना ले रहा है वो तो उसका एसपी हुआ, लेकिन उसका जो सीपी हुआ, उसका जो पूंजी जा रहा है वो कितने का? 950 ग्राम का ही वो अपना खर्च कर रहा है दुकानदार, 950 ग्राम। तो 1000 ग्राम का अगर उसको सामान खरीदने में, 1000 ग्राम सामान खरीदने में दुकानदार को 100 रुपया खर्च होता है, तो 950 ग्राम अगर वो सामान कस्टमर को बेच रहा है तो उसका कितना उस पर क्रय मूल्य लग रहा है, सीपी उसका कितना है? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 9 से 50 x बटा 1000। अगर इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 से 19 × 5 = 95, और यहाँ हो जाएगा 20, यानी कि 19x बटा 20। ये क्या हो गया 19x बटा 20? ये दुकानदार का सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। वो जो 1000 ग्राम शो हो रहा है, लेकिन वो सामान कितना दे रहा है? 950 ग्राम ही, तो उसके लिए ये क्रय मूल्य हो गया 19x बटा 20। अब आपसे पूछे कोई कि आपके पास 100 रुपये हैं, आपसे कोई पूछे कि आपके पास 100 रुपये हैं, आपको चाहिए कितना? 15% का प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे? इसमें 100 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? 115। अब वही कह रहा है कि 19x बटा 20 ये दुकानदार का क्रय मूल्य है। दुकानदार इतना खर्च कर रहा है अपना सामान बेचने में, इसका पूंजी कितना जा रहा है? 19x बटा 20। लेकिन इसको एक्चुअली में प्रॉफिट चाहिए कितना? उसको प्रॉफिट चाहिए पहले के जितना, मतलब 15%। अभी उसको 15% प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 950 ग्राम सामान वजन दे रहा है, लेकिन पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का। तो इसको प्रॉफिट कितना का होगा? 50 ग्राम का ही। तो 50 ग्राम का प्रॉफिट इस पर लगभग 5 पॉइंट समथिंग परसेंट का होगा, लेकिन इसको चाहिए कितना? 15% का। तो 19x बट्टा जो 20 है, इसका हम लोग अगर 115% निकाल लें तो वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ 19x बट्टा 20 ये सीपी था, ये दुकानदार का क्रय मूल्य था। अब इसको प्रॉफिट कितना का चाहिए? 15% का।
तो 15% का प्रॉफिट करने के लिए क्या कर सकते हैं, 115/100, या डायरेक्ट आप 23/20 भी लिख सकते हैं उसका शॉर्ट करके। 115 बटा कितना हो जाएगा, 100। ये उसका एसपी हुआ, जो पूछा है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार का विक्रय मूल्य अब कितना होना चाहिए। तो 115/100, अब इसको कट करेंगे, 23 पंचे 115, यहाँ 5। अब यहाँ पे बहुत सारे होंगे जो 5 से 19 को या 5 से 23 को कट करेंगे, फिर 2 से कट करेंगे, और उसी में उलझ के रह जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे और सवाल को छोड़ देंगे। यहाँ इतना टाइम वेस्ट करने के बाद सवाल को यहाँ लाकर छोड़ेंगे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर हर में नीचे जो है वो ऊपर जो अंश है और नीचे हर, अगर इसको हम 0 बना दें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ कट करने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है हमको। यहाँ 20 पंचे डायरेक्ट दिख रहा है कि 100 होता है, 100 होता है। तो अगर हम ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे 2 जीरो है, डायरेक्ट हम 2 जीरो राइट साइड से वहाँ पे लगा देंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 19 में अगर हम 23 से गुना कर दें, और यहाँ सॉरी आई थिंक ये गलत कट गया है। यहाँ 5 से 23 बचे 115 और 20 पंचे 100, सॉरी यहाँ पे 20 होगा, 20 पंचे 100। तो 19 में हम 23 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 19 तिया 57, और 19 दूना 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा, 43। तो ये हो गया 437x, और बट्टा में हो गया 2 दूना 4, जो कि इसके बाद 2 जीरो है तो वो तो बाद में लास्ट में ऐड कर देंगे। तो 4 से इसमें क्या करना है, 437 में डिवाइड करना है। तो 4 दहाई कितना हो जाएगा, 40, और 4 नवा 36, और 4 दूना 8, और 4 पंचे 20, उसको कट करेंगे तो, और लास्ट में कितना था, लास्ट में 2 जीरो था, तो इसको कट करने पे कितना रहा है, 109.25, और नीचे का 2 जीरो है, ये फिर से लेफ्ट साइड में जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्चुअली में कितना, 2 जीरो लेफ्ट में तो 1.0925, ये आ जाएगा 1.0925x, इतना हो जाएगा विक्रय मूल्य। उसको 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.0925x का विक्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकेंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन 90 सेकेंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। अब कह रहा है कि रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है। तो इसमें जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है, तो हराने का मतलब ये हो गया कि जब रमन लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां उसका डेस्टिनेशन है, जितने में 1170 मीटर का जो रेस है वो 1170 मीटर जितना सेकंड में कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद मोहन कितना सेकंड एक्स्ट्रा लगाता है उससे कोई मतलब ही नहीं है। जितना सेकंड में रमन कंप्लीट करता है, तो इसमें देखते हैं 1100, मान लेते हैं कि ये 1170 मीटर का क्या है, रेस है, 1170 मीटर का रेस है। इसमें रमन 65 सेकंड में और मोहन कितने सेकंड में, 90 सेकंड में इसको कंप्लीट करता है। मान लीजिए कि 2 लोग हैं जो एक रेस में दौड़ रहे हैं। अब पहले वाला इस यहाँ अगर पहुँच गया लास्ट, या अपने लास्ट एंडिंग पॉइंट पे पहुँच गया, तो फिर दूसरा वाला अब कितना सेकंड बाद पहुँचता है उससे कोई मतलब ही नहीं है। जितना टाइम में पहले वाला यहाँ पहुँच गया है, दूसरा वाला उतना ही सेम टाइम में कहाँ तक पहुँचा है, बस वही काउंट होगा उसका। और जितना से वो पीछे रह जाता है, मान लीजिए कि दूसरा वाला यहाँ तक पहुँचा, इतना डिस्टेंस उसको कवर करना बाकी रह गया है, तो वही सवाल में पूछ रहा है कि कितना मीटर से वो हारता है या कितना मीटर वो पहले पीछे छूट जाता है। तो चूँकि रमन 65 सेकेंड में ही डिस्टेंस क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, और मोहन 90 सेकेंड में करता है, तो 90 सेकेंड से मतलब ही नहीं है। रमन कितना में करता है, 65 सेकेंड में, तो वही देखना है कि मोहन 65 सेकेंड में कहाँ तक पहुँचेगा। मान लेते हैं कि मोहन 65 सेकेंड में वो 1170 मीटर की दूरी तय करता है, तो मोहन के लिए भी वही 65 सेकेंड मायने रखेगा कि वो 65 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है। क्योंकि पहले वाला 65 सेकेंड में लास्ट डेस्टिनेशन तक, अपने लास्ट बिंदु पे पहुंच जा रहा है, तो उसके बाद मोहन कितना टाइम लेता है उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो 65 सेकेंड में जो मोहन है वो कितना दूरी तय करता है वो निकालना है। तो चूँकि मोहन 90 सेकेंड में 1170 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो 90 सेकेंड में 1170 मीटर करता है, तो वो 65 सेकेंड में कितना करेगा। तो सबसे पहले इससे 9 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से 13 नवा 117,
तो ये 1 सेकेंड में 13 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है मोहन, तो 65 सेकेंड में कितना करेगा? 13 गुने 65, तो 13 गुने 65 कितना हो जाएगा? 13 गुने 65 हो जाएगा आपका 845। तो 1170 मीटर की जो रेस है इसमें मोहन कितना 845 मीटर ही चल पाता है, जब पहले वाला जो रेस है, जो रमन है, वो कंप्लीट कर लेता है, 1170 मीटर कंप्लीट कर लेता है। लेकिन ये मोहन कितना करता है? मात्र 845 मीटर। तो कितना मीटर से हार जाता है? तो 845 प्लस 55, 9 से और प्लस 270, यानी कि 1170 मीटर में से 845 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 325 मीटर। तो मोहन कितने मीटर से हारता है? 325 मीटर से वो हार जाता है। ये तो नॉर्मल बेसिक से सवाल हुआ। अब इसको देखते हैं कि शॉर्ट में कम समय में कैसे किया जा सकता है। इसमें 1170 मीटर का दौर है, डिस्टेंस फिक्स है दोनों के लिए। तो जब डिस्टेंस फिक्स हो तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि S1T1 अगर बराबर S2T2 के हो तो क्या कर सकते हैं? इसमें S1 बटा S2 का जो रेशियो होगा वो क्या हो सकता है? T2 बटा T1, यानी कि जो टाइम का जो रेशियो है वो क्या हो जा रहा है? एक दूसरे से चेंज हो जा रहा है। और जो इसका स्पीड का रेशियो होगा वही उसका डिस्टेंस होगा, क्योंकि जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और जिसका स्पीड कम होगा वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ रमन कितना 65 सेकेंड और मोहन कितना है 90 सेकेंड। तो ये हो गया रमन और मोहन का टाइम का स्पीड। तो रमन 65 सेकेंड में और मोहन 90 सेकेंड में, इसको अगर कट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और कितना का 18 का रेशियो। ये इसके टाइम का रेशियो हो गया। तो टाइम का रेशियो जब इसको चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशियो। और जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, क्योंकि जिसका स्पीड जैसे होगा डिस्टेंस उतना ही कवर करेगा। तो रमन का जो स्पीड हो जाएगा, अगर स्पीड का हम रेशियो निकालें, इसमें स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा वो रमन और मोहन का। तो टाइम का रेशियो 13 और 18 का था, तो स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 18 और 13 का। और यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, क्योंकि डिस्टेंस कितना है 1170 मीटर। तो ये जो 18 है, ये रमन है, ये 1170 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये जो 18 की वैल्यू है वही कितना है? 1170। तो इसको अगर कट करेंगे 18 से 1170 तो ये कितना आएगा? 18 छक 108, 18 पंचे 90, 65। तो ये एक की वैल्यू कितना है? 65। और रमन और मोहन के बीच गैप कितना है? ये 5। ये 5 यूनिट से क्या करता है? हार जाता है, यानी पीछे रह जाता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 65 है, तो ये जो 5 है इसकी वैल्यू कितना होगा जितना से हारता है? तो 65 में 5 से गुना करेंगे तो 5 से 25 और 5 छक 30 और 2 32, 325 मीटर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही करना है। वो पिछले वाला जो था वो बेसिक था, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये आसान है कि डिस्टेंस फिक्स है, इसमें टाइम का जो रेशियो होगा उसका जो एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा क्या? स्पीड का रेशियो। और डिस्टेंस फिक्स है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही उसका डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। और वो दोनों के स्पीड से कंपेयर करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितना मीटर से वो पीछे रह जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अच्छे सवाल फिर से निकाल के लाएंगे। 1000 सवाल में से कुछ सवाल सेलेक्ट किए हैं वही हम लोग करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। बेसिक भी जानेंगे और उसका जो शॉर्ट है वो भी जानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में शॉर्ट आना ज़रूरी है। हर सवाल बेसिक से करना संभव नहीं है, लेकिन बेसिक जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर तरीका आना चाहिए। एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा होगा कि आपको वो शॉर्ट मेथड याद ना आए, कैसे सॉल्व करना है, तो बेसिक से जाना पड़ेगा। तो कुछ सवाल जो होगा वो बेसिक से भी करेंगे, कुछ शॉर्ट से भी करेंगे, कुछ सवाल दोनों तरीके से हम लोग करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब वीडियो का व्यूज़ अच्छा जा रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ बहुत अच्छे सवालों के साथ।